नमस्कार, मैं डॉक्टर बिंदु भसीन, सह आचार्य इतिहास विभाग, डूंगर महाविद्यालय बीकानेर। आज मैं बीए फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट को पेपर फर्स्ट के गुप्त शासकों की जो श्रृंखला चल रही है उसमें समुद्रगुप्त पर आज मेरा व्याख्यान केंद्रित रहेगा। समुद्रगुप्त का प्राचीन भारत के इतिहास में अत्यंत उच्च और गौरवपूर्ण स्थान है। उसने अपनी योग्यता, साहस, नीति, कुशलता, पराक्रम और सैनिक प्रतिभा के बल पर एक विशाल साम्राज्य स्थापित किया और समस्त भारत में अपनी वीरता की धाक स्थापित कर दी थी। डॉक्टर वी.ए. स्मिथ का कथन है कि समुद्रगुप्त भारतीय इतिहास का एक अत्यंत महत्वपूर्ण और गुण संपन्न सम्राट था। इसके राज्याभिषेक की बात करें तो प्रयाग प्रशस्ति से ज्ञात होता है कि चंद्रगुप्त प्रथम के पुत्रों में समुद्रगुप्त सर्वाधिक योग्य, प्रतिभावान और सर्वगुण संपन्न था। उसकी प्रतिभाओं से प्रभावित होकर और योग्यतम समझकर चंद्रगुप्त ने उसे अपना उत्तराधिकारी मनोनीत किया था। प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार ही इस अवसर पर चंद्रगुप्त ने सभासदों से परिपूर्ण राजसभा में रोमांचित होकर समुद्रगुप्त को गले लगाया था और कहा कि हे आर्य, तुम सब प्रकार से योग्य हो। तुम पृथ्वी का उसी प्रकार पालन करो जिस भांति मैंने अभी तक किया है। इस घोषणा से सभी सभासद उल्लासित हो उठे थे, किंतु अन्य बंधु बांधव जो सिंहासन प्राप्ति की अभिलाषा रखते थे वे परेशान हो गए। इससे ऐसा आभास होता है कि समुद्रगुप्त जो है वो चंद्रगुप्त प्रथम का ज्येष्ठ पुत्र नहीं था, अन्यथा उसे ऐसी घोषणा करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। कुछ विद्वानों की मान्यता है कि चंद्रगुप्त ने अपने जीवन काल में समुद्रगुप्त को अपना उत्तराधिकारी मनोनीत करके भविष्य में होने वाले संघर्ष की आशंका को समाप्त कर दिया था, किंतु फादर हेरास और रेप्सन आदि विद्वानों का मत है कि यद्यपि चंद्रगुप्त ने समुद्रगुप्त को अपना उत्तराधिकारी मनोनीत कर दिया था, किंतु समुद्रगुप्त को सिंहासन सरलता से प्राप्त नहीं हुआ और इसलिए इस कारण उसे अपने भाइयों से उत्तराधिकार संघर्ष करना पड़ा था। प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार चंद्रगुप्त द्वारा समुद्रगुप्त को अपना उत्तराधिकारी मनोनीत किए जाने की घोषणा सुनकर सिंहासन के जो आकांक्षी अन्य राजकुमार हैं वो अप्रसन्न हो गए थे। अतः संभव है कि उन्होंने इसका विरोध भी किया हो और समुद्रगुप्त को उनसे युद्ध भी करना पड़ा हो। अन्य साक्ष्यों से भी ज्ञात होता है कि अन्य राजकुमारों ने समुद्रगुप्त के बड़े भाई काच के नेतृत्व में विद्रोह किया, किंतु समुद्रगुप्त ने उन्हें परास्त कर सिंहासन पर अधिकार कर लिया था। काच नामांकित कुछ मुद्राओं की प्राप्ति के आधार पर कुछ विद्वानों का मत है कि चंद्रगुप्त और समुद्रगुप्त के बीच में काच ने कुछ समय शासन भी किया था और अंत में उसे मारकर समुद्रगुप्त ने सिंहासन प्राप्त किया था। परंतु यदि हम यह स्वीकार कर लें कि चंद्रगुप्त प्रथम ने समुद्रगुप्त के पक्ष में राज्य त्याग दिया तो उत्तराधिकार के युद्ध की कल्पना ही नहीं की जा सकती। एलन, फ्लिट, स्मिथ और डॉक्टर हेमचंद्र राय चौधरी का मत है कि काच जो है वो समुद्रगुप्त का मूल नाम था, परंतु जब उसने अपनी अनेक विजयों के द्वारा अपना साम्राज्य समुद्र तक विस्तृत कर लिया था तो उसने अपना नाम समुद्रगुप्त रखा था। इसके अतिरिक्त काच की मुद्रा पर सर्वराज्योच्छेत्ता लिखा मिलता है। यही उपाधि अभिलेखों में समुद्रगुप्त के लिए प्रयुक्त भी की गई है। अब हम उसके स्रोतों के बारे में बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि पूर्व वर्णित गुप्त शासकों की अपेक्षा समुद्रगुप्त के इतिहास की जानकारी के लिए हमारे पास पर्याप्त स्रोत उपलब्ध हैं, यानी कि सोर्सेज हमारे पास उपलब्ध हैं। समुद्रगुप्त के इतिहास के ज्ञान का जो महत्वपूर्ण स्रोत है वो है प्रयाग प्रशस्ति। यह जो है प्रयाग में स्थित अशोक स्तंभ पर उत्कीर्ण की गई थी। इस प्रशस्ति की रचना समुद्रगुप्त के सेनानायक और संधि विग्रहक यानी कि जो युद्ध और संधि का मंत्री था हरिशेन, उसने की थी। इस अभिलेख से हमें समुद्रगुप्त के बाल्यकाल, राज्यारोहण, दिग्विजय, व्यक्तिगत गुणों और तात्कालिक राजनीतिक दशा, भाषा, साहित्य, कला और शिक्षा आदि की पर्याप्त जानकारी मिलती है। प्रयाग प्रशस्ति के अतिरिक्त एरन अभिलेख, गया ताम्रलेख, नालंदा ताम्रलेख से भी समुद्रगुप्त के अन्य पक्षों की जानकारी हमें प्राप्त होती है। साथ ही उसकी मुद्राएं भी उसके धर्म, अश्वमेध यज्ञ, संगीत प्रेम आदि के संबंध में पर्याप्त प्रकाश डालती हैं। समुद्रगुप्त के शासनकाल की बात करें
तो हम कह सकते हैं कि इसकी निश्चित थी ज्ञात नहीं है। डॉक्टर आर डी बनर्जी के अनुसार वह 328 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। डॉक्टर वी एस स्मिथ के अनुसार 330 से 375 ईस्वी तक उन्होंने राज्य किया और डॉक्टर आर एस त्रिपाठी बताते हैं कि 335 से 375 ईस्वी तक समुद्रगुप्त ने शासन किया था। अब समुद्रगुप्त की राजनीतिक आदर्श की बात करें या उसकी नीति की बात करें तो जैसा कि हमने पहले अभी मैंने अपने व्याख्यान में कहा है कि समुद्रगुप्त एक योग्य, वीर, पराक्रमी, साहसी, महत्वाकांक्षी शासक था। किंतु समुद्रगुप्त को उत्तराधिकार में कहते हैं जो राज्य प्राप्त हुआ था वह अत्यंत संकुचित क्षेत्र में विस्तृत था। अतः वह इस राज्य से संतुष्ट नहीं था। वह संपूर्ण भारत को जीतकर एक विशाल साम्राज्य स्थापित करने का आकांक्षी भी था। डॉक्टर रायबली पांडे कहते हैं कि समुद्रगुप्त का आदर्श भारत के प्राचीन क्षत्रियों का परंपरागत आदर्श दिग्विजय और भारत का राजनीतिक एकीकरण था। उसने कहते हैं उसके समक्ष जो था महापद्मनंद और चंद्रगुप्त मौर्य भी उदाहरण थे। समुद्रगुप्त के राज्यारोहण के समय भारत अनेक छोटे छोटे राज्यों में विभक्त था। इन छोटे छोटे राज्यों का उन्मूलन कर वह एक सुदृढ़ और विशाल साम्राज्य स्थापित करना चाहता था और संपूर्ण भारत को राजनीतिक एकता के सूत्र में बांध देना चाहता था। चंद्रगुप्त मौर्य की भांति ही दिग्विजय की नीति का अनुसरण करने का उसने निश्चय किया और उसके बाद उसने विभिन्न सैनिक अभियानों द्वारा अनेक राज्यों को जीतकर संपूर्ण आर्यव्रत और पूर्वी भारत पर अपना प्रभुत्व स्थापित किया और दक्षिणापथ के समस्त राजाओं को अपनी अधीनता स्वीकार करने के लिए विवश करके उन्हें अपना करद राज्य बना लिया। करद का मतलब कर देने वाला। यही नहीं, उसने अपने पराक्रम से आक्रांत करके अनेक गणराज्यों, विदेशी शक कुषाणों, सीमांत के नृपतियों, लंका व अन्य द्वीपवासियों को अपना प्रभाव मानने को बाध्य कर दिया था। उसके इस कार्य को प्रयाग प्रशस्ति में धरणी बंध यानी कि भूमंडल को बांधना कहा गया है। समुद्रगुप्त की इन उपलब्धियों से गुप्तों शक्ति का गौरव जो सूर्य है वो पूर्ण तेजस्विता और प्रखरता के साथ कहते हैं आलोकित हो उठा था। समुद्रगुप्त की दिग्विजय की जो योजनाएं रही हैं उसकी हम बात करें तो उसका ये सारा वृत्तांत जो हमें मिलता है प्रयाग प्रशस्ति में जो लिपिबद्ध है उससे हमें जानकारी मिलती है। यह हम कह सकते हैं कि उसने न केवल दिग्विजयों से उसने अपने आप को पूरे भारत को परिचित कराया वरन उसका वह विजय यात्रियों में भी उसका सतत सहयोगी और सहायक भी रहा होगा। कौन? यह है प्रयाग प्रशस्ति का लेखक हरिशेन के लिए कहा गया है। यद्यपि काव्यात्मक कृति होने के कारण प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त की विजयों का क्रमवार विवेचन नहीं है, लेकिन फिर भी विद्वानों ने उसकी विजय यात्रा का जो क्रम है वो निर्धारित करने की कोशिश की है, जिसमें हम सबसे पहले ले सकते हैं आर्यव्रत का प्रथम अभियान, उसके पश्चात हम देखेंगे दक्षिणापथ का अभियान, तीसरा हम उसका पायदान देखेंगे आर्यव्रत का द्वितीय अभियान, चौथा पायदान आता है आठविक राज्यों की विजय, पांचवा सीमावर्ती राज्यों की अधीनता और छठा है विदेशी राज्यों पर प्रभाव की स्थापना। तो चलिए हम देखते हैं आर्यव्रत का प्रथम अभियान, इसमें इसने किन किन राजाओं को परास्त किया था। समुद्रगुप्त ने अपने दिग्विजय अभियान का आरंभ जो है वो उत्तरी भारत के राजाओं पर विजय प्राप्त करके किया। प्रयाग प्रशस्ति को 13वीं और 14वीं पंक्ति में इस अभियान का कहते हैं वर्णन मिलता है। प्रशस्ति के अनुसार इस अभियान में उसने जिन राजाओं को परास्त किया है उनके नाम हैं अच्युत, नागसेन, ग यानी कि संभवतः गणपति नाग, कोट कुलुज और इस तरह से उसने कहते हैं आर्यव्रत का प्रथम अभियान में सफलता हासिल करी थी। दूसरा अभियान है उसका दक्षिणापथ अभियान। उत्तरी भारत यानी कि आर्यव्रत में अपनी शक्ति का परचम लहराकर समुद्रगुप्त ने दक्षिण भारत की विजय के लिए भी अभियान शुरू किया, किंतु दक्षिण भारत के राज्यों के प्रति उसकी विजय नीति जो थी वो अलग थी। वह एक दूरदर्शी और कुशल राजनीतिज्ञ था। वह इस तथ्य से अनभिज्ञ नहीं था कि दूरस्थ दक्षिण भारत के राज्यों पर शासन करना इतना आसान नहीं होगा। साथ ही वह अपने नव स्थापित साम्राज्य पर इतना बोझ भी नहीं डालना चाहता था कि वह स्वयं के बोझ से ही दबकर धराशायी हो जाए।
मौर्य साम्राज्य का हश्र जो था वो उसके सामने था। अतः उसने दक्षिण के राज्यों के प्रति धर्म विजय की नीति अपनाई, जिसके अंतर्गत उसने दक्षिण भारत के राज्यों या शासकों का उन्मूलन करके उन्हें अपने साम्राज्य में मिलाने की अपेक्षा पराजित राजाओं को अपना स्वामित्व और प्रभुत्व स्वीकार करा के ही वह संतुष्ट हो गया। उसके बाद पराजित राजाओं को अधीनता स्वीकार करने, निर्धारित वार्षिक भेंट और राजस्व देने की शर्तों पर उन्हें अपने राज्यों में प्रतिस्थापित उसने कर दिया था। प्रयाग प्रशस्ति में इस नीति को राज्याग्रहण मोक्षानुग्रह कहा गया है। इस नीति से गुप्त राजवंश की प्रतिष्ठा, गौरव, प्रभाव और समृद्धि में अप्रत्याशित वृद्धि हुई थी। दक्षिण भारत की विजय के लिए किए गए अभियान में समुद्रगुप्त ने 12 राज्यों के राजाओं को परास्त किया। उनके कुछ नाम, उनके 12 राजाओं के नाम इस तरह से हैं: कौशल का महेंद्र, महाकांतर का व्याघ्रराज, कोराल का मंटराज, पिष्टपुर का महेंद्रगिरी, कोटर का स्वामीदत्त, और छठा हम लेते हैं एरंडपल का दमन, कांची का विष्णुगोप, अवमुक्त का नीलराज, वेंगी का हस्तिवर्मन, पालक का उग्रसेन, देवराष्ट्र का कुबेर, और 12वां हमारे सामने आता है कोस्थलपुर का धनंजय। दक्षिण के राज्यों का संघ। डॉक्टर जायसवाल की मान्यता है कि कौशल और महाकांतर के राज्यों को छोड़कर दक्षिण के अन्य 10 राजाओं ने एक संघ बनाकर समुद्रगुप्त का प्रतिरोध किया था, और इस संघ का नेतृत्व जो कर रहा था वो कांची के विष्णुगोप और कोराल का मंटराज। लेकिन उनके नेतृत्व में कहते हैं इस संयुक्त संघ ने, जो कि कुराल है यानी कि कोरल झील के निकट जो समुद्रगुप्त का उन्होंने सामना किया था। डॉक्टर दांडेकर का मत है कि इस संयुक्त संघ ने सभी 12 राज्य सम्मिलित थे, किंतु यह मत स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि प्रयाग प्रशस्ति में जिन 12 राज्यों का उल्लेख हुआ है वे रायपुर से कांची तक विस्तृत थे। प्राचीन काल में इन दूरस्थ शासकों का संघ होना असंभव है। अगला उस पायदान आता है आर्यव्रत का द्वितीय अभियान। आर्यव्रत के प्रथम अभियान में समुद्रगुप्त ने उत्तरी भारत के प्रमुख राजाओं को परास्त तो कर दिया था, किंतु उनकी शक्ति का पूर्ण रूप से अंत नहीं किया था। अतः दक्षिणापथ की धर्म विजय से वापस लौटने के बाद समुद्रगुप्त ने संपूर्ण उत्तरी भारत को अपने अधिकार में लाने के लिए द्वितीय आर्यव्रत अभियान की योजना बनाई थी। ऐसा प्रतीत होता है कि दक्षिणापथ अभियान के दौरान उत्तरी भारत में समुद्रगुप्त की अनुपस्थिति का लाभ उठाया। प्रथम अभियान में जो पराजित राजा थे उन्होंने अपनी शक्ति को संग्रहित किया और समुद्रगुप्त की बढ़ती हुई शक्ति से आतंकित होकर फिर ये राजा समुद्रगुप्त के विरोध में खड़े हो गए थे। अतः समुद्रगुप्त को दक्षिणापथ से लौटने के बाद इन राजाओं के विरुद्ध द्वितीय अभियान करना पड़ा। आर्यव्रत पर निर्द्वंद एक छत्र शासन स्थापित करने के लिए इस क्षेत्र के राजाओं का उन्मूलन आवश्यक हो गया था। अतः इस बार कहते हैं समुद्रगुप्त ने आर्यव्रत के राजाओं के प्रति धर्म विजय के स्थान पर असुर विजय की नीति अपनाई, जिसके अंतर्गत उसने उत्तरी भारत के राजाओं को परास्त नहीं किया बल्कि उनके राज्यों को अपने साम्राज्य में भी सम्मिलित कर लिया। प्रयाग प्रशस्ति में इस नीति को राज्य प्रसमोद्धरण कहा गया। इस अभियान में जो पराजित नरेश हैं उनके नाम रुद्रदेव, मतिल, नागदत्त, चंद्रवर्मन, गणपतिनाग, नागसेन, अच्युत, नंदी, वल्लवर्मन, ये सब ऐसे राजा हैं जिन्होंने समुद्रगुप्त के सामने पराजय अपनी देखी। अगला पायदान हम देखते हैं आठविक राज्यों पर विजय। प्रयाग प्रशस्ति की 21वीं पंक्ति से ज्ञात होता है कि आर्यव्रत के राजाओं को परास्त करने के बाद समुद्रगुप्त ने आठविक राज्यों पर विजय प्राप्त करने के लिए उन्हें अपना दास या परिचारक बनाया। आठविक का अभिप्राय होता है वनवासी। फ्लिट के अनुसार आठविक राज्य गाजीपुर से लेकर जबलपुर तक विस्तृत है, किंतु कुछ विद्वानों का मत है कि यह आर्यव्रत और सीमांत प्रदेश के मध्य में स्थित थे, और कुछ विद्वानों के अनुसार बुंदेलखंड, बघेलखंड, रीवा, छोटा नागपुर, छत्तीसगढ़ आदि क्षेत्रों में आठविकों का राज्य था। डॉक्टर भंडारकर लिखते हैं कि आठविक राज्य बघेलखंड से लेकर उड़ीसा के समुद्र तट तक फैले हुए थे। पांचवा हम पायदान देखते हैं सीमावर्ती राजाओं पर विजय।
प्रयाग प्रशस्ति से ज्ञात होता है कि समुद्रगुप्त की आर्यावर्त, दक्षिणापथ और आठविक राज्यों पर विजय और सैनिक शक्ति से आतंकित होकर सीमावर्ती राज्यों और गणराज्यों ने बिना युद्ध लड़े ही समुद्रगुप्त की अधीनता को स्वीकार कर लिया और उसे समस्त कर देने, आज्ञा पालन करने और स्वयं दरबार में उपस्थित होकर समुद्रगुप्त का अभिवादन करने का उन्होंने वचन दिया था। इस नीति को प्रयाग प्रशस्ति में सर्व करदाता आज्ञाकरण प्रणाम गमन कहा गया। इस प्रशस्ति की 23वीं और 24वीं पंक्ति में समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार करने वाले पूर्वी और पश्चिमी सीमांत राज्यों के पृथक पृथक वर्णन हमें मिलते हैं, जिसका हम इस तरह से उल्लेख कर सकते हैं कि पूर्वी जो सीमांत राज्य हैं, इसमें 5 पूर्वी सीमांत राज्य हैं जिसके अंत में आदि शब्द का प्रयोग होता है। इससे प्रतीत होता है कि 5 प्रमुख राज्यों के अतिरिक्त अन्य छोटे छोटे राज्यों ने भी समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार कर ली थी। और ये जो 5 प्रमुख राज्य हैं वो हैं समतट, डबाक, कामरूप, नेपाल, कर्तपुर। पश्चिमी सीमांत प्रांत जो है राज्य हैं उनमें कहते हैं 9 गणराज्यों का उल्लेख होता है जिस पर समुद्रगुप्त ने अधिकार किया, या इन राज्यों ने समुद्रगुप्त की अधीनता को स्वीकार किया। उसमें है मालवगण, अर्जुनायणगण, योद्धेगण, मद्रकगण, आभीरगण, प्राजुनगण, सनकानिक और काक और खरपरिक। सीमांत विदेशी राज्यों का आत्मसमर्पण, अनवरत अविजित विजय अभियानों से समुद्रगुप्त की ख्याति सर्वत्र व्याप्त हो गई थी। समुद्रगुप्त के साम्राज्य के निकटवर्ती विदेशी राज्यों में इतनी सामर्थ्य नहीं थी कि वे शक्ति के बल पर समुद्रगुप्त का मुकाबला कर सकें। अतः निकटवर्ती विदेशी राज्यों ने समुद्रगुप्त की बढ़ती हुई शक्ति से आतंकित होकर स्वयं ही समुद्रगुप्त से मैत्री संबंध स्थापित करने की याचना कर ली थी। प्रयाग प्रशस्ति में विदेशी राज्यों की सूची विजित राज्यों की सूची से पृथक से दी गई है। इससे आभास होता है कि समुद्रगुप्त ने इन राज्यों को युद्ध में परास्त नहीं किया था, वरन उन्होंने समुद्रगुप्त से भयभीत होकर स्वयं ही उसकी अधीनता स्वीकार कर ली थी। प्रशस्ति के अनुसार समुद्रगुप्त की इन राज्यों के प्रति अधीन मैत्री की नीति और कुछ शर्तें जो हैं वो कुछ इस प्रकार से थी, जैसे आत्मसमर्पण, राजभक्ति और निष्ठा प्रकट करने के लिए अपनी कन्याएं समुद्रगुप्त को भेंट करना, दान यानी कि उपहार, भेंट आदि देना। इसमें हम कह सकते हैं कि राज्यों के लिए गुप्तों का गरुड़ चिन्ह अंकित राज्य देशों को स्वीकार करना। प्रयाग प्रशस्ति में उल्लेखित इन विदेशी राज्यों के जो नाम हैं वो हम बता सकते हैं इस तरह से: देवपुत्र वाही, वाहनुवाही। और इस तरह से देखते हैं कि ये जो विदेशी हैं इन्होंने समुद्रगुप्त की किस तरह से अधीनता को स्वीकार कर लिया था। शक नरपति, मुरुंड, सिंहल अथवा अन्य द्वीप। सिंहल द्वीप का तात्पर्य लंका से है। भारत और लंका के बीच घनिष्ठ संबंधों के विषय में हमें चीनी साक्ष्यों से ज्ञात होता है कि लंका के राजा मेघवर्ण ने 2 भिक्षुओं को बोध गया भेजा था। उन्हें वहां भोजन और निवास आदि की बड़ी असुविधा हुई थी। इस पर मेघवर्ण ने बहुमूल्य उपहारों के साथ अपने एक राजदूत को समुद्रगुप्त के दरबार में भेजा और बोध गया में यात्रियों की सुविधाओं के लिए एक विहार बनवाने की आज्ञा मांगी। समुद्रगुप्त ने सहर्ष आज्ञा दे दी थी। अतः मेघवर्ण ने बोध गया में महाबोधि संघाराम नामक एक भव्य विहार का निर्माण करवाया, जो चीनी यात्री हेनसांग की भारत यात्रा के समय विद्यमान था। इस प्रकार लंका के राजा के साथ समुद्रगुप्त के घनिष्ठ संबंध स्थापित हो गए थे। प्रयाग प्रशस्ति में सर्वद्वीपवासी भी का भी उल्लेख है। संभवतः यहाँ अन्य द्वीपों से हरिशेन का तात्पर्य दक्षिण पूर्वी एशिया के जावा, सुमात्रा, बर्मा, चंपा यानी कि कंबोडिया, फुनान यानी कि इंडोनेशिया आदि हिंदू उपनिवेशों से है। उस समय तक इन द्वीपों का भारतीयकरण हो चुका था। संभवतः इन भारतीयों ने अपनी मातृभूमि के साथ संबंध स्थापित करना उचित समझा होगा। अश्वमेध यज्ञ की बात करें तो अपनी दिग्विजय के पश्चात समुद्रगुप्त ने एक अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान किया था। इस अवसर पर समुद्रगुप्त ने बहुत दान पुण्य किया, नए प्रकार के सोने के सिक्के चलाए,
इन सिक्कों पर एक और यज्ञ स्तंभ में बंधे हुए अश्व की मूर्ति है और दूसरी ओर समुद्रगुप्त की महारानी हाथ में चमर लिए खड़ी है और नीचे अश्वमेघ पराक्रम लिखा है। प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त के अश्वमेघ का कोई उल्लेख नहीं है। इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि प्रशस्ति के लिखे जाने के बाद ही अश्वमेघ यज्ञ किया गया होगा। एक गुप्त अभिलेख से ज्ञात होता है कि समुद्रगुप्त ने बहुत दिनों से न होने वाले अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान किया था, परंतु यह कथन असत्य है। इससे पूर्व पुष्यमित्र शुंग, सातवाहन शासक शातकर्णी प्रथम, वाकाटक नरेश प्रवर सेन प्रथम और भार शिवो आदि ने अश्वमेध यज्ञ किए थे। अब समुद्रगुप्त की अगर हम साम्राज्य विस्तार की बात करें तो इसके साम्राज्य के अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र आ रहे हैं। समुद्रगुप्त की दिग्विजय के परिणाम स्वरूप संपूर्ण उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल का कुछ भाग, मालवा का कुछ भाग गुप्त साम्राज्य के अंतर्गत आ गया। इस साम्राज्य की पूर्वी सीमा पर स्थित 5 राज्य, पश्चिमी सीमा पर स्थित 9 गणराज्य जो समुद्रगुप्त की अधीनता को स्वीकार करते थे और उसे कर दिया करते थे। इसके अतिरिक्त मध्य भारत, मध्य प्रांत में 8 राज्यों, दक्षिणापथ के 12 राज्यों ने भी समुद्रगुप्त की अधीनता को स्वीकार किया था। अफगानिस्तान, पंजाब, लंका, दक्षिणी पूर्वी एशिया के अनेक द्वीपों के साथ समुद्रगुप्त के मैत्रीपूर्ण संबंध थे। डॉक्टर R.C. मजूमदार का कथन है कि समुद्रगुप्त के साम्राज्य में कश्मीर, पश्चिमी पंजाब, पश्चिमी राजपूताना, सिंध और गुजरात के अतिरिक्त शेष सारा भारत सम्मिलित था। छत्तीसगढ़, उड़ीसा प्रदेश और पूर्वी तट के साथ साथ दक्षिण में चिंगलपट तक और उससे भी आगे तक के प्रदेश उसके साम्राज्य में सम्मिलित थे। डॉक्टर R.K. मुखर्जी लिखते हैं कि समुद्रगुप्त ने अपना साम्राज्य पूर्व में ब्रह्मपुत्र तक, दक्षिण में नर्मदा तक और उत्तर में हिमालय और कश्मीर तक बढ़ाया था।